हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है वेदा एकेडमी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 9 के आपके टॉप 20 क्वेश्चन चल रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, जेएनबी के लिए, क्लास 9 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी टॉप 20 क्वेश्चन में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को आज बेटा कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और रेशियो एंड प्रपोर्शन में जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट आते हैं वो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन के आते हैं, यानी प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात के आते हैं। तो उसी के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हर तरह का क्वेश्चन होगा, इजी भी मिलेगा, मीडियम लेवल का भी मिलेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ एक्स मीटर्स ऑफ बायर इज डी रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाई मीटर्स ऑफ बायर एट द सेम रेट। यदि एक्स मीटर तार की कीमत डी रुपए है तो उसी दर पर बाई तार की कीमत क्या होगी। तो वो समझो, जैसे मैं आपसे कहूं 1 मीटर की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 2 मीटर की कॉस्ट क्या होगी? आप दोगुना कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे, यानी 20 रुपीज होगी। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ध्यान से देखो आप लोग, एक्स मीटर की जो कॉस्ट है वो डी रुपीज है। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि 1 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे सर डी बाई एक्स रुपीज। सिंपल है। अरे वैसे ही ना, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 मीटर की कॉस्ट 40 रुपीज है, तो 1 मीटर की कॉस्ट क्या होगी? 40/2 रुपीज। ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो आपका यूनिटरी मेथड काम कर रहा है, यानी एक एक विधि। अब हमें उसी दर पर बाई मीटर तार की कॉस्ट बतानी है कि जो बाई मीटर बायर है इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो आप बोलोगे डी इंटू बाई अपॉन एक्स रुपीज। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि 7 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, तो आप बोलोगे 40/2 इंटू 7। एक्चुअल में ये आपके कांस्टेंट वाले टर्म से वेरिएबल वाले टर्म से, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। तो ये 20 हो जाता, यहाँ 140 रुपीज आपका क्या आता? आंसर आ जाता। बट यहाँ वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ वेरिएबल दिए गए, एक्स वाई जेड इस तरह के टर्म्स दिए गए। तो वाई मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? डी वाई अपॉन एक्स। कहीं दिख रहा है? डी वाई डी वाई डी वाई, ऑप्शन नंबर डी। डी वाई अपॉन एक्स लिख दो या बाई डी अपॉन एक्स लिख दो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। नोट करिए, नोट करिए फटाफट। बाकी फॉन्ट वगैरह तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if the price of 6 toys is 264.37, what will be the approximate price of 5 toys? यदि 6 खिलौनों का मूल्य 264.37 है, तो 5 खिलौनों का लगभग मूल्य क्या होगा? लगभग में आप डेसिमल का यूज कर सकते हो, या फिर डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू आ रही तो उसे आप पूर्णांक यानी इंटीजर्स की प्रॉपर वैल्यू में पुट कर सकते हो। देखो कैसे, 6 टॉयज का जो प्राइस है वो है आपका 264.37। What will be the approximate price of 5 toys? 1 टॉयज की जो वैल्यू है वो है 264.37 अपॉन में 6। ठीक है। हमें कितने का निकालना है? 5 टॉयज का, यही तो है ना। तो जब 5 टॉयज की बात की जाएगी तो 264.37 अपॉन 6 इंटू 5। ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले डिवाइड कर लो या पहले मल्टीप्लाई कर लो। पहले मल्टीप्लाई कर लो तो फिर एक बेसिक अंदाजा लग जाता है। जैसे 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 तिया 15, 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 छक्का 30 2 32 का 2 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13 अपॉन में 6। डेसिमल 2 डिजिट बाद लग जाएगा, यानी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है? अभी हम डेसिमल को भूल के हम सीधे इसको डिवाइड करते हैं 6 से। 13 21 85, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल 2 डिजिट बाद लगेगा। क्यों? इसलिए लगेगा क्योंकि अगर आप मान लो, एक एग्जाम्पल, अगर मैं इसको डेसिमल को रिमूव करता, 1321.85 है अपॉन 6, अगर मैं इसे रिमूव करता तो अपॉन में क्या लिखता? 100 लिखता। क्या लिखता बेटा? 100 लिखता। ठीक है। तो यानी ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 132185। मतलब मैं करके दिखा रहा हूँ बेसिक, भी जो बच्चे परेशान होते हैं उनके लिए। ठीक है। बाकी मैं तो यहाँ डायरेक्ट ही बताता कैसे करते हैं। देखो, अब 6 से हम डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 12 फिर से बचा, फिर से लिखते 6 दूनी 12। अब समझना, अब समझना ध्यान से। अब इसलिए ध्यान से समझना है, जीरो।
अब क्या होता, जैसे आपने ये वाला 2 यूज कर लिया, अब आप क्या करते, 1 से कुछ काम नहीं होता, आपको 8 साथ में उतारना पड़ता। जब 8 साथ में उतारना पड़ता तो ये होता, यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपका होता 6 तियां 18, ये कट जाता है। अब 18 के बाद आप 5 उतारते, कोई फायदा नहीं है, फिर पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे और एक 0 लगाते और बोलते आप 6 अट्ठे 48, ठीक है। अब यहीं पे रुक जाओ। अब क्या करोगे आप, समझना मेरी बात, अब क्या होगा, जब आप वहां पे 18 आपने यूज किया, 6 तियां 18, ठीक है। अब अगर मान लो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पे ये करते कि भैया 185 है, मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो अगर मैं 5 को भी ले लेता तो यहाँ पे ये क्या होता, 6 तियां की जगह हम यहाँ पे फिर इसको कैसे लिखते, हम इसको लिखते 2203 30 लिखते और फिर बचता 5, तब भी हम पॉइंट लगाते और यहाँ 0 लगाते और 6 अट्ठे क्या लिखते 48, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम 6 से इसको डिवाइड करते तो हमें लिखना पड़ता 220 30 पॉइंट 220 30.8/100। जब 100 से भाग करोगे तो दशमलव 2 स्थान इधर मूव करता, तो इसे लिखते 220.3, या फिर इसे डायरेक्ट 220 आप लिख सकते हो। ये कैलकुलेशन मैंने आपको जानबूझ के कराई। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। आप देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो बच्चे डरते हैं मैथ से, जो कहते हैं सर आप डायरेक्ट बता देते हो, सर हमारा ख्याल कौन रखेगा, सर बेसिक कौन बताएगा, तो बेसिक के लिए तो वो हो गया। अगर मैं डायरेक्ट करता, सुनो, अगर मैं डायरेक्ट करता तो यहाँ पे 21.85 लगा होता, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे और 18 को साथ में लिखते तो आप 220 पे पॉइंट यहाँ लगाते, नहीं लगाते, लगाते। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो ना, 6 दूनी 1200 ऐसे ही जा रहा है, तो 6 की सीधे क्या 22 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरह से लगा सकते हो अंदाज। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ 357 मैंगोज is 1570.25. What will be the approximate price of 9 dozen of such mangoes? जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं, आप पढ़ते नहीं हो सही से चीजें। 357 आमों का मूल्य कितना है, 1517.25। सुनो ध्यान से, 357 जो आम है उनका मूल्य कितना है, उनका मूल्य है 1517.25 रुपए। हमें ऐसे 9 दर्जन आम चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं एक आम का मूल्य निकालूं, वो निकल जाएगा आपका 1517.25/357। अब बात हो रही है 9 दर्जन आम की, तो 9 दर्जन आम का मतलब ये है 9 गुणा 12, ये एक दर्जन में 12 मतलब 12 आर्टिकल होते हैं, तो एक दर्जन में 12 आम लिख लिए, तो 12 नेमा कितना हो गया, 108 आम। 12 नेमा कितना हो गया बेटा, अच्छा 9 दर्जन है, तो एक दर्जन में 12, तो 9 दर्जन में 12 नेमा 108। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक दर्जन आम की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो आप बता सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं 9 दर्जन आम, 19 दर्जन आम, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है 357 आमों का मूल्य 1517.25 दिया है, और आपको ऐसे 9 दर्जन आमों का अनुमानित मूल्य बताना है। अगर एक दर्जन का अनुमानित मूल्य बताना होता तो आप 12 आम का बताए थे, 9 दर्जन, ठीक है, तो 9 दर्जन आमों का अनुमानित मूल्य बताना है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यह है कि मुझे 108 आमों का अनुमानित मूल्य बताना है। 1517.25/357 और ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा 108, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे, बेसिक कैलकुलेशन है, और आंसर लेके आओगे। दूसरी चीज, अगर आपका आंसर मैच वैसे तो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना करे तो फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 9 की जगह 19 दर्जन फिर आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देखो ध्यान से, इफ अ क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो कॉस्ट 60 पैसे
हाउ मैनी पैसे विल 200 ग्राम कॉस्ट। यदि 1/4 किलो आलू की कीमत 60 पैसे है तो 200 ग्राम आलू की कीमत कितने पैसे होगी। देखो सुनना ध्यान से, 1/4 केजी जो आलू है, पोटैटो, उसकी कीमत कितनी बता रहे हैं, 60 पैसे। ठीक है, तो 200 ग्राम की बतानी है, यानी आप पहले से ही ग्राम में लेके चलो। कैसे लेके चलोगे, 1/4 केजी, और 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। इसका मतलब 4 से अगर इसे कट करें तो ये क्या हो जाएगा, 250 ग्राम। यानी जो 250 ग्राम है उसकी कॉस्ट है 60 पैसे। उसकी कॉस्ट क्या है बेटा, 60 पैसे। तो 1 ग्राम की निकाल लोगे यहां से, 60/250, और हमें निकालने कितने ग्राम की है, 200 ग्राम की निकालनी है। ठीक है, तो 200 ग्राम की 60/250 मल्टीप्लाई 200, वैल्यू किसमें, पैसे में। ठीक, जीरो से जीरो, 25 अट्ठे 200, 8 चार 8 6 48, 48 पैसे आपका क्लियर आंसर है। 48, ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन आप करने की प्रैक्टिस करिए, इसलिए मैंने जानबूझ के इसका आंसर नहीं करा। मुझे बताइए क्या चेंजेस हैं उसमें। If 11.25 meter of uniform iron rod weight 42.75 kg, what will be the weight of 6 meter of the same rod? यदि 11.25 मीटर एक समान लोहे की छड़ का वजन 42.75 किलोग्राम है तो उसी छड़ के 6 मीटर का वजन क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, 6 मीटर का वजन क्या होगा, समझना मेरी बात। यदि 11.25 मीटर एक समान लोहे की छड़, अब हमें बताना किसका, 6 मीटर का, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, 11.25 मीटर का जो वजन है वो 42.75 केजी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें में। और 1 मीटर का अगर मुझे निकालना होगा वजन तो क्या हो जाएगा, 42.75 अपॉन में 11.25। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कितने का चाहिए, 6 मीटर का चाहिए, तो 6 मीटर का डायरेक्ट निकाल सकते हो, 42.75 अपॉन में 11.25 इंटू 6 हो गया। ठीक है, 6 मीटर का वजन निकालना है। अब वजन जितना भी आएगा केजी में आएगा, क्योंकि केजी में ही वैल्यू दे रखी है। ठीक है, डेसिमल के बाद जब दोनों डिजिट, भाई डेसिमल के बाद जब दोनों तरफ चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो डायरेक्ट आप कट कर सकते हो, यानी आप लिखोगे 4275 अपॉन में 1125 मल्टीप्लाई 6 केजी। तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 25 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो कैसे, 25 चौका 100, बचा कितना, 12, तो 25 पंजे 125। इधर आ जाओ, 25 एकम 25। ठीक है, ऐसे देख लो ना, 25 एकम 25, 12 में से 5 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, ये उतारा 7। फिर 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, फिर 25 एकम 25। ठीक, अब यहां पे वैल्यू आपकी हो गई 171 गुणा 6/45 केजी। इसे 9 से कट कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 हो गया, 9 एकम 9, और 9 नेम 81। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 19 छक्का 19 पंजे 95, 6 नेम 54 का 4, हाथ से लगा 5, 6 एकम 6 5 11, 114/5 केजी। अब 114/5 है नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि आंसर डेसिमल में ही आएगा और आसानी से आ जाएगा। 5 से जब 114 को काटोगे, 5 दूनी 10, बचा कितना, 1 14, फिर से 5 दूनी 10, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 22.8 केजी। ऑप्शन नंबर ए वाला क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो ये बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे आप जो इस स्टेप पे करते हो, इसमें आपका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत हेल्प करता है। जैसे अब आपने देख लिया
भाई ऐसा थोड़ी ना है, क्योंकि टाइम भी बचाना है। ऐसा अब आपको पता है कि यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से काटोगे टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है कि भाई 25 75 है तो 25 से नंबर कट जाएगा। फिर आपने यहाँ देखा 171 71819 यानी 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल माइंड में चलने चाहिए आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। On a scale of map, 0.6 centimeter represents 6.6 kilometer. The distance between the points on the map is 80.5 centimeter. The actual distance between these points. मानचित्र पैमाने पर 0.6 सेंटीमीटर जो है वो 6.6 किलोमीटर दर्शाता है। मतलब 0.6 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो आपकी 6.6 किलोमीटर आप डिफाइन कर रहे हो। तो 80.5 सेंटीमीटर जो है वो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी क्या दिखाएगा। इसे आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, बट ना ये आपका जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन है। देखो क्या होता है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे क्या, अगर मान लो कोई भी एक सिंपल सी, अगर मैं बात करूं, एक वॉल, एक दीवार है, ठीक है, इतनी बड़ी, तो इसको अगर 2 मैन 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपने अगर मान लो 4 मैन लगा दिए इसी दीवार को, तो कम देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक काम इससे मतलब ये होगा ना कि मुझे, अगर मान लो मैं ये वाला एग्जांपल ही लेता हूं, मैं ऐसा लेता हूं कि जहां पे दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। जैसे आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर मान लो कोई भी चीज, जैसे 10 आदमी है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, कोई भी काम। अब हमें इक्वल काम नहीं रखना है, कहने का मतलब 10 आदमी जो है एक दिन में इतनी बड़ी दीवार बना रहे हैं, वही है। अगर आपने आदमी बढ़ा दिए 20 आदमी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें वो ज्यादा काम करेंगे, भाई ज्यादा लोग हैं ज्यादा काम करेंगे, ऐसा नहीं। अगर इतनी बड़ी दीवार बनाओगे तो कम टाइम में बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब कॉस्ट से ले लो, सिंपल सिंपल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, आप 2 kg सामान ले रहे हो, 2 kg सामान आपका 10 रुपए में आ रहा है। अब आपने सामान बढ़ाया 8 kg, तो सीधी सी बात है आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। 2 kg 10 का है, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 रुपए जाएंगे। 2 चौक 8 और 10 चौक 40, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखो ना, इन सब में देखो आप, अब जैसे ये था, इसमें था इनवर्स कि भाई 250 ग्राम से आप अपोजिट पे आए हो। अब अपोजिट का मतलब मेरा कहने का ये है कि वैल्यू दोनों की एक साथ काम करेगी। कि आप 250 ग्राम की कीमत 60 पैसे, तो आप वजन कम करोगे, 200 ग्राम कर रहे हो तो फिर कीमत भी कम होगी 48 पैसे। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों चीजें कम होंगी। मतलब या तो दोनों चीजें बढ़ेंगी एक साथ, या दोनों चीजें एक साथ कम होंगी, तो वो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी प्रत्यक्ष अनुपात होता है। जैसे यहाँ पे ज्यादा मीटर लंबी रॉड है तो ज्यादा वजन होगा, कम मीटर लंबी रॉड है तो कम वजन होगा। आप देख सकते हो 22.8 kg। ऐसे यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 0.6 सेंटीमीटर है, इसको आप 6.6 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब हमारे पास जो लेंथ है वो है 80.5 सेंटीमीटर, तो उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो क्या हो, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में आएगी, यूनिट से भी कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से समझना। पॉइंट से पॉइंट हट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट गया। अगर आपको अभी एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है, वास्तविक दूरी, तो क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा 80.5 इंटू 66 अपॉन में 6, ये जो 6 बचा है 6 से हो जाएगा 11, और ये आपका हो जाएगा 80.5 इंटू 11, तो 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5 ऐसे ही आ जाएगा, और 11 8 जा 88, दशमलव 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद लग जाएगा, ठीक है। 1 डिजिट के बाद है ना, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 885.5, और किसमें, किलोमीटर में। क्यों आएगी किलोमीटर में बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आपकी जो डिस्टेंस की यूनिट बची है वो सिर्फ क्या बची है, किलोमीटर बची है, किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी आपका क्लियर आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इनको आसानी से समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आप। An industrial loom waves to 0.18 meter to cloth every second approximately. How many seconds will it take for the loom to weave 25 मीटर ऑफ क्लॉथ। मतलब एक औद्योगिक करगा हर सेकंड 0.128 मीटर कपड़ा बुनता है, तो 25 मीटर कपड़ा बुनने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। ध्यान से देखो, 0.128 मीटर जो कपड़ा बुनता है वो हर सेकंड यानी एक सेकंड में, तो
25 मीटर के लिए क्या होगा, तो सीधी सी बात है भैया, 25 मीटर के लिए हो जाएगा 1 इंटू 25 अपॉन में 0.128। ठीक है, तो जब पॉइंट यहां से हटेगा तो 1000 यहां पे कनेक्ट करेगा। ठीक, डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इसे और डिवाइड कर सकते हो। 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 250। ठीक, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 से काटोगे ये हो जाएगा 125। तो यहां हो गया 25 गुणा 125 बटे 16, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगा 12, तो 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 हासिल लगा 6, 25 एकम 25 और 6 31 अपॉन में 16। अब 16 से डिवाइड कर दो 3125 को। वैसे तो 16 दूनी 32 जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं, समझ में आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, 16 दूनी ना जाके जैसे 16 एकम 16, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 152। 16 नीम ढाई का 160 हो जाएगा, तो 16 नीमा लेंगे, 9 छक 54 का 4 हासिल का 5, 9 एकम 9 5 14, 144। 12 में से 4 गया 8 और ये आ गया 85, तो 16 पंजे 80, बचा कितना 5, पॉइंट लगाया, जीरो बनाया। ठीक है, और फिर 16 तिया 48। तो कहने का मतलब ये है कि फिर डेसिमल में आगे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें क्या बोला गया है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो सीधे सीधे आपका क्या आ रहा है, 16 से इसको काटोगे 195, ये आ रहा है आपका 195.3, यानी आप क्या बोल दोगे सीधे सीधे 195 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बी आपका क्लियर। कैलकुलेशन इसलिए कर दे रहा हूं ना, आप लोग फिर ये नहीं कहोगे कि सर आपने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। एक फ्लैग स्टाफ 17.5 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ दिस 40.25 द हाइट ऑफ द बिल्डिंग व्हिच कास्ट ए शैडो ऑफ दिस द सिमिलर अनकंडीशन। देखो 17.5 मीटर ऊंचा एक ध्वज है जिसकी 40.25 मीटर लंबी एक छाया बन रही है, तो समान परिस्थितियों में अगर 28.7 मीटर लंबाई की छाया डालने वाली इमारत की ऊंचाई क्या हुई। देखो समझो, 17.5 मीटर जो है ना ऊंचा एक ध्वज है जिसकी शैडो कितनी आ रही है, 40.25 मीटर आ रही है। अब आपको ओरिजिनल हाइट बतानी है, क्योंकि 28.75 मीटर लंबाई की छाया डालने वाला, तो छाया तो नीचे आ जाएगी शैडो 28.75। अब आपको उसकी क्या बतानी है, उसकी ओरिजिनल यानी इमारत की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रपोर्शन वो भी तो होता है ना कि दोनों का रेशियो इक्वल होता है, इस तरह से चीजें कनेक्ट करते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको बता चुका हूं। तो यहां पे आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, इमारत की ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का डेसिमल और यहाँ का डेसिमल उड़ा सकते हैं और डायरेक्ट वही क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो कैसे, इमारत की ऊंचाई अगर हमें निकालनी है ओरिजिनल, तो 17.5, 1 मीटर बचेगा ये वाला। ठीक है, 17.5 इंटू 2875 अपॉन में 4025, 25 से काटो डायरेक्ट, 25 एकम 25, 40 में से 25 गया कितना बचा 15, 15 यानी 152, तो 25 छक्का 150 और 25 एकम 25, इधर आ जाओ, 25 एकम 25 बचा कितना 337, फिर 25 एकम 25 बचा कितना 12, 25 पंजे 125। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि भैया पॉइंट हटाया तो ये 10 हो गया, 5 से काट सकते हो आप, 5 दूनी 10, बचा कितना 1, 5 तिया 15, 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 175 गुणा 23 बटे 161 गुणा 2। अब 23 से काटो, 23 की 7 से मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा 7 के 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, यानी 23 सत्ते 161, तो ये हो गया 175 और ये हो गया 7 दूनी 14, 14 से 175 काट दो, 14 एकम 14, ठीक है, 7 में से 4 गया 3 35, 7 दूनी 14, 7 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 दूनी 28, 15 में से 8 गया 60, पॉइंट लगाया 0, 14 पंजे 70। तो यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 12.5 मीटर क्या है
ओरिजिनल इसकी लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर बी। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब भी यही होता है कि अगर आपके पास जैसे ध्वज की लंबाई छाया की है 40.25, अब आपको पता है जो आप बिल्डिंग है अभी छाया है, तो छाया की लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फिर जो आप ओरिजिनल लंबाई निकालोगे वो भी इसके अकॉर्डिंग कम मिलनी चाहिए, तभी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में माना जाएगा। तो 17.5 के कम है, 12.5 आपका क्लियर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन कंप्लीट 5/8 जॉब इन 10 days, एट दिस रेट हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब। एक आदमी किसी काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो इसी दर से उसे काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 5/8 भाग अगर आप बात कर रहे हो, वो करता है 10 दिन में, ठीक है, तो काम पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो मैं कह रहा हूं एक भाग जो है पूरा, वो पूरा काम मानेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 8/5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 दिन लगेंगे। लेकिन अब एक बात सुनो, यहां पे 5/8 भाग में 10 दिन लगते हैं, और हमने पूरा एक भाग माना 16 दिन लगेंगे। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि और कितने दिन लगेंगे पूरा काम होने में, तो एक में से 5 अगर मैं 8 घटा दूं, 8 एलसीएम लिया, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3/8 बचा। सुनो बात को, यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, और कितने दिन लगेंगे, इसका मतलब 5/8 को 10 दिन लगते थे, तो मैंने मान लिया कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, 16 दिन में होगा। तो एक भाग जो पूरा काम, उसमें से 5/8 भाग जो हो चुका है ना 10 दिन में, तो बाकी काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, मतलब बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए कितने दिन है, तब माना जाएगा ना टोटल, और कितने दिन लगेंगे पूरा होने में, यानी एक भाग पूरा होने में लगते हैं 16 दिन। बट हम 5/8 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम ये बोलेंगे कि यानी अभी हमारे पास 3/8 बचा है, तो आप बोलोगे सर 5/8 भाग करता है 10 दिन में, तो एक पूरा करेगा 16 दिन में, तो अगर हम 3/8 भाग की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणा 3/8, ठीक है, यानी 3/8 भाग अगर आप काम करने की बात कर रहे हो, तो 8 दूनी 16, 2 × 6 दिन होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही कर लो, ऑप्शन नंबर बी को मैं सही कर देता हूं, ठीक है। ये बेटा, तो यहां पे आपका क्या हो गया, यहां पे आपके बेटा 6 दिन हो गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 36 मैन कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 18 days, हाउ मेनी डेज विल 27 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। 36 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, 27 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए भी आप ये आपका आप खुद समझ सकते हो कि अगर वर्क कांस्टेंट है, अब ऐसा नहीं है, अब मान लो काम करने का अंदाजा आप यहां से लगा रहे हो कि 10 आदमी 100 जूते बना रहे हैं, ठीक है, अब आप बोले 20 आदमी लगा दिए, तो लोग कहेंगे 10 आदमी 100 जूते बनाए, तो 20 आदमी 200 जूते बनाएंगे। बट अगर वही जो लिमिटेड वर्क है, जो वर्क है वो आपका फिक्स है कि 10 आदमी 100 जूते बनाने, अब 100 जूते ही बनाने, आप अब लेबर बढ़ा दो, तो आप बोलोगे अगर 20 आदमी लगा रहे हो तो वो कम टाइम में बनाएंगे 50। कहने का मतलब अगर आप नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दोगे, तो वो 100 जूते जो बना रहे थे 5 घंटे में, वो आप बना देंगे 2.5 घंटे में। भाई ज्यादा लोग लगा रहे हो ना, तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, MDHE अपॉन में WR इक्वल टू MDHE अपॉन WR, और यहाँ पे दोनों दो कंडीशन चलती हैं, साथ साथ दो स्टेटमेंट चलते हैं, स्टेटमेंट 1 के लिए ये रहता है, ये स्टेटमेंट 2 के लिए रहता है। कहने का मतलब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि 36 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो पहले स्टेटमेंट के लिए M क्या हो जाएगा, M1, ये हो जाएगा D1, ऐसे सब 1 1 हो जाएंगे, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा D2। तो जो जो टर्म, ये फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन है, अब आपको जो जो टर्म दिए, जैसे 2 टर्म दिए मैन और डे, तो मैन डे का यूज करो, वर्क मैन और डे दिए रहे तो वर्क का यूज करो, ये मैंने यहाँ लिख दिया, भी मैं आगे हर जगह यूज करूंगा तो आप समझ जाओगे कैसे यूज हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे सिर्फ मैन और डे का, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, तो यहाँ पे 36 आदमी 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 27 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, 9 × 27, 9 दूनी 18, 3 से काटा, 12 × 36, तो डे आपके आ गए 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, M मतलब मैन होता है, D मतलब डे होता है, अगर कहो तो यहाँ ये भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। M का मतलब होता है मैन यानी पर्सन जो भी आपके होंगे, D मतलब डेज हो जाएंगे, H मतलब आवर यानी घंटे, E मतलब इफिशियंसी हो जाएगी, क्षमता लिखा होता है कहीं कहीं, W मतलब वर्क हो जाएगा, और R मतलब रेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब जो जो टर्म यूज हो आपके क्वेश्चन में वो आप लगाते रहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 days, आफ्टर 10 days 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिनों का भोजन था और 10 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले गए, तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों में होगा। अब देखो 150 आदमियों के लिए 45 दिनों का भोजन था, बट 10 दिनों के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब यह है कि 10 दिनों के बाद क्या होगा, 150 आदमियों के लिए अब 10 दिन आपने यूज कर लिए भाई, 10 दिन आपने यूज कर लिए, इसका मतलब जो 150 लोगों के लिए 45 दिन का खाना था वो 10 दिन आप खा चुके हो, तो आप कितना बचना चाहिए कि 150 लोगों का जो 35 दिन का खाना है वो बचा। वो किसके इक्विवेलेंट रखा जा रहा है, 10 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले गए, यानी 150 में से 25 आदमी किले से चले गए, तो यानी अब जो वो खाना है 125 लोगों के लिए बचा है, तो वो कितने दिनों तक चलेगा, वो हमें डेज निकालने। ऐसे आपका एक स्टेटमेंट बनता है, ऐसी आपकी एक इक्वेशन बनती है। और अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो ऐसे होता कि 150 आदमियों के लिए 45 दिनों का भोजन था, अगर 200 आदमी है तो खाना कितने दिन तक चलेगा, तो सीधे सीधे वहां 200 हो जाता। अब क्या करा, 10 दिनों के बाद, यानी अब 10 दिनों तक तो खाया 150 लोगों ने, अब क्या हुआ, अब 150 लोगों का खाना 35 दिनों के लिए बचा, तो क्या हुआ 25 लोग चले गए, तो अब बचे कितने 125, तो 125 लोग कितने दिन तक खाएंगे वो निकालना है। तो सीधे सीधे कैसे निकालोगे, 150 गुणा 35, 125 गुणा डेज, 25 छक्का 150, 25 सत्ते सॉरी 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, तो डेज आपके आ जाएंगे 6 गुणा 7 42। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट, a wheel has 6 cogs in max, a hanger wheels of 14 cogs, when the smaller wheel has made 21 revolution, then the number of revolution made by larger। जैसे एक पहिया जिसमें 6 दांते हैं, 14 दांते वाले एक पहिए के साथ जुड़ा हुआ है, जब छोटा छोटा पहिया 21 चक्कर लगाता है तो बड़े पहिए को कितने चक्कर लगाएगा। देखो एक छोटा पहिया 6 दांते वाला है तो वो 21 चक्कर लगाता है, तो बड़े में कितने दांते हैं 14, तो वो कितने चक्कर लगाएगा, x चक्कर लगाएगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो x हो जाएगा 9 चक्कर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। In a camp, there is a meal for 120 men or 200 children. If 150 children have taken the meal, how many men will be catered for the remaining meal? एक शिविर में 120 पुरुषों या 200 बच्चों के लिए भोजन है, यदि 150 बच्चों ने भोजन किया तो बचे हुए भोजन से कितने पुरुषों को भोजन कराया जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और डायरेक्ट डिवीजन से कर सकते हो। देखो कैसे, 200 बच्चे बराबर 120 पुरुष, कहने का मतलब जो आपके पास भोजन है, जो खाना है, वो या तो 200 बच्चे खा सकते हैं या फिर 120 पुरुष खा सकते हैं। यहां पे कह रहा है कि 150 बच्चों ने भोजन किया, यानी 200 बच्चों का भोजन था, 150 बच्चों ने 150 बच्चे भोजन कर चुके, तो बचे कितने 50 बच्चे। तो 50 बच्चों का जो भोजन है वो कितने पुरुष कर सकते हैं, ये आप बताओ। जो 50 बच्चों का भोजन है कितने पुरुष कर सकते हैं, तो इसे डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है, जब 200 बच्चों का भोजन 120 पुरुष के इक्वल है, ठीक है, अगर मैं इसे भी 4 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 50 बच्चों का भोजन, तो मैं इसे भी 4 से डिवाइड करूं तो क्या होगा 30, मतलब जो 50 बच्चों का भोजन होगा बचा हुआ, उसे कितने पुरुष कर सकते हैं, तो उसे 30 पुरुष कर सकते हैं, 30 मैन कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर, बी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, the cost of 16 packets of salt, each weight 900 gram is 28 rupees. What will be the cost of 27 packet if each packet weight is 1 kg? नमक के 16 पैकेटों की कीमत 28 रुपए है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 900 ग्राम है, मतलब 16 पैकेट, हर पैकेट 900 ग्राम का है, उसकी जो कॉस्ट है वो 28 रुपीज है। ठीक, हमें क्या करना है, 27 पैकेटों को निकालना है वजन, जिसकी
हर का वेट 1 kg है, तो आप बोलोगे 28 इंटू 27 इंटू 1 अपॉन में 16 इंटू 900। लेकिन हर जगह सारी वैल्यू सेम है, यहां 900 ग्राम है, यहां 1 kg, बस इतना ही फर्क आपको समझना है। ये 900 ग्राम बोला गया है, ये 1 kg बोला गया है। तो ये जब ग्राम है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 kg की जगह 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा, और कॉस्ट आपकी अमाउंट तो रुपए में ही है, ऐसा पैसे उसेगा तो कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा, उसके बाद 9 से 9 3 27 होगा, और 4 से 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 5 तियां 15 या 7 तियां 21 पंजे 105 बटे 2। ठीक है, 2 से जब इसे काटोगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 बचाएगा, 2 पंजे 10, 52.5 रुपीज आपका क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका आंसर। क्योंकि देखो इसे दो तरीके से कर सकते थे, इसी का छोटा आसान तरीका, मतलब इस क्वेश्चन को अगर छोटा क्वेश्चन होता है जैसे ये कि 16 पैकेट की कॉस्ट 28 है और आपको 27 पैकेट की कॉस्ट बतानी, तो सीधे सीधे आप कहते हैं 28 इंटू 27 अपॉन 16। अब जब वेट की बात कर दी है तो आपको वेट भी साथ में लेके चलना पड़ेगा और उसकी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 4 मैट वीवर्स 4 मैट्स इन 4 days at the same rate, how many mats would be woven 8 mat waves in 8 days। मतलब चार चटाई बुनने वाले 4 दिन में 4 चटाई बुन सकते हैं, उसी दर से 8 चटाई बनने वाले 8 दिन में कितनी चटाई बनेंगे, यही मैं आपको बता रहा था। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया MDHE अपॉन WR इक्वल टू MDHE WR स्टेटमेंट 2 के लिए और स्टेटमेंट 1 के लिए इक्वल होता है। तो देखो 4 चटाई बुनने वाले यानी वो तो आदमी हुए, यानी M1 4 दिन में यानी D1, चटाई बुनना, ठीक है, या दीवार बनाना कि दीवार 2/3 बना दी 1/3 बची है, वो वर्क होता है। और वर्क किस में आता है बेटा, वर्क आपका आता है W में, यानी आप बोलोगे 4 चटाई, यानी आप इसको लिखोगे, अभी मैं लिख रहा हूं वर्क 1 W1। फिर उसी दर से 8 चटाई बुनने वाले यानी M2 8 दिन में यानी D2 कितनी चटाई बुनेंगे यानी W2 आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके आगे भी लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, M1 D1 और ये W1 M2 D2 कितनी मतलब W। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 4 गुणा अपॉन में 4 M2 8 गुणा 8 बटे W2। 4 से 4 गया, 4 दूनी 8, तो W2 आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 आंसर। ठीक है, तो ये जो मैंने रूल बताया ना ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट हो चाहे इनवर्स प्रोपोर्शन हो, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, running at the same constant 6 identical machine can produce a total of 270 bottles per minute। At this rate how many bottles could 10 such machine produce in 4 minute। एक ही स्थिर दर पर चलने पर 6 समान मशीनें प्रति मिनट कुल 270 बोतलें बना सकती हैं। तो 6 मशीनें प्रति मिनट 270 बोतलें बना सकती हैं, जो कार्य है वो तो नीचे आएगा। इस दर पर 10 ऐसी मशीनें 4 मिनट में 10 ऐसी मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बना सकती हैं, यानी नंबर ऑफ बॉटल जो वर्क है वो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, कैसे कर सकते हो, देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, जैसे ये 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 90 हो गया, 2 से काट दिया इसी को सीधे 45 हो गया। अब नंबर ऑफ बॉटल्स आप निकाल रहे हो, 10 इंटू 4 40 इंटू 45, 0 4 5 से 20 का 0 हासिल लगा 2 4 4 जा 16 टू 18 1800 है ऑप्शन में, देखो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कैलकुलेशन समझो, 6 मशीनें, मशीनें भी बढ़ाई, टाइम भी बढ़ाया, तो सीधी सी बात है 270 से तो वैल्यू खूब बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इन ए डेयरी फार्म 40 cow 40 bags of husk in 40 days, how many one cow will eat one bag। एक डेयरी फार्म में 40 गाय 40 दिनों में 40 बैग भूसा खाती हैं। खाना मतलब कार्य है ना वो तो एक, तो इसीलिए 40 गायें 40 दिन में 40 बैग भूसा खाती हैं, जो कार्य है वो तो डिनोमिनेटर में आएगा। एक गाय एक बैग भूसा कितने दिनों में खाएगी, एक गाय एक भैंस भूसा यानी अपॉन में, और कितने दिनों में खाएगी डी,
तो 40 से 40 कट गया, तो कितने दिन में खाएगी? 40 डेज में खाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 12 men 8 hours per day complete a piece of work in 10 days. So to complete the same work in 8 days working 15 hours, the number of men required. 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में, देखो ध्यान से, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 लगा दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी, चाहे कितने भी आपको वो वैल्यू देता चला जाए। देखो M1 यानी 12 आदमी 8 घंटे यानी H1, D1 क्या है 10 दिन में पूरा करके उसी काम को 8 दिन यानी D2, 15 घंटे H2, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी M2? 8 से 8, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटा 3 चौक 12, तो कितने आदमी चाहिए होंगे? 4 2 जा 8 आपका क्या आ जाएगा आंसर। और टाइम भी कम लगता है इसमें, इस तरह के फॉर्मूले में डायरेक्ट आप कर सकते हो, टाइम भी कम लगता है। नेक्स्ट, 10 men working 6 hours a day complete a work in 18 days. How many hours a day must 15 men work to complete the same work in 12 days? 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो फिर वही देखो, M1 10 आदमी 6 घंटे एक काम करके 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 12 दिनों में यानी D2 15 आदमी यानी M2 कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी H निकालना है। अब ध्यान से देखो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 6 आवर्स काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग सकता है, जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ा होगा वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, बट होना नहीं है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 39% can repair a road in 12 days working 5 hours a day. In how many days will 30% working 6 hours a day complete the work? 39 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। देखना फिर से, 39 व्यक्ति यानी M1, 5 घंटे H1, 12 दिन यानी D1 इक्वल टू 30 व्यक्ति यानी M2 मल्टीप्लाई 6 घंटे काम करके यानी H2 कितने दिनों में पूरा करेंगे? D की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 3 से काटेंगे 13 तिया 39, तो कितने डेज लगेंगे बेटा? तो आप बोलोगे 13 डेज। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के रेशियो इन प्रोपोर्शन में। बाकी जो बेसिक चीजें हैं जैसे आपका मीन प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है, वो बहुत सिंपल है, वो आप लोग वैसे भी 6 लेवल पे होता है वो, बट कोई नहीं, आप कैलकुलेशन के लिए देख सकते हो, विधान ऑफ द एग्जाम पे बहुत सारी वीडियोस हैं इसके अलावा भी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपके 4 टॉपिक है, तो हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।